अब बात करो या मरो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनकी ईरान को 2 माह के अंदर जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की ऑफर कम धमकी के बाद आज ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, बल्कि बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। अब से नाज़रीन, कुछ देर पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बारे में ये बयान आया, कहा गया कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट की बातचीत में आइंदा हफ्ते फिर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत के पहले दौर में बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई है। आज होने वाली इस तारीख़ी बातचीत के आगाज़ का बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि आज जो कुछ अच्छे माहौल में हुआ है, इसकी इब्तिदा इतनी भी अच्छी नहीं थी। 12 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को ख़त लिखा था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए अपने मखसूस अंदाज में साफ साफ पैगाम दिया था कि ईरान से निमटने के 2 ही तरीक़े हैं, एक फ़ौजी तरीक़ा है, दूसरा डील का तरीक़ा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया था कि वो डील को तरजीह देंगे और वो ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी आमेज़ ख़त के जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं, बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में ट्रंप को उन्हीं की ज़बान में जवाब देते हुए कहा था कि अमरीका ईरान को हुक्म और धमकियाँ दे, ये काबिल कबूल नहीं है, वो अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी दबाव के तहत अमरीका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर सूरत हाल चेंज हुई, तब्दील हुई और रवा माह के आगाज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, क्योंकि ये तेज़ सर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा और फिर आलमी मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई कि ईरान और अमरीका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसके बाद आज ये तारीख़ी बातचीत शुरू हो गई है, बल्कि इसका पहला दौर भी हो गया है। बातचीत से पहले नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया था कि उनका मुल्क एक शफ़ाफ़ मुआहदा चाहता है। ये पहला मौका नहीं है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हों। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में भी अमरीका समेत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत के बाद मुआहदा हुआ था, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया था और नए मुआहदे पर जोर दिया था। लेकिन ईरान ने जौहरी मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमल में ओमान में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात को अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान के वज़ीर ख़ारजा की सालिसी से बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और दोनों वफूद के लिए अलग अलग कमरे मुख्तस किए गए थे और वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए एक दूसरे को पैगामात पहुँचा रहे थे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ख़ास तौर पर हमास और हिज़्बुल्लाह की अहम और मरकज़ी क़यादत की गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ़ हमलों में शहादत और इसराइल की अमरीकी आशीर्वाद में गज़ा में बिला तात्तुल क़त्ल गारत गरी के दरमियान ख़ित्ते में ईरान की पोजीशन के हवाले से उठने वाले सवालात और ख़दशात के दौरान सबसे अहम सवाल ये है कि अमरीका और ईरान के लिए किस किस्म का मुआहदा काबिल कबूल होगा, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि वो ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान बारहा ये कहता रहा है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इसका मतलब साफ है कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए यकीनन किसी तौर पर आमादा नहीं होगा, ताहम आलमी पाबंदियों के खात्मे के लिए शायद वो इसे किसी हद तक महदूद करने का दरमियाना रास्ता इख्तियार करने पर आमादा हो। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता दिनों का ये बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान का इरादा एक ऐसे शफ़ाफ़ और बाइज़्ज़त मुआहदे तक पहुँचना है जहाँ फ़रीक़ैन किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ। इन मुज़ाकरात का बराह रास्त असर मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी बशमुल गज़ा और लेबनान में जारी जंग के साथ साथ ईरान और इसराइल के दरमियान मीज़ाइल हमलों, बहिरा अहमर में हूसियों के अटैक्स और शाम में हुकूमत की तरफ बरतरफी जैसे वाक़यात के बाद बढ़ने वाली कशीदगी पर भी पड़ेगा, क्योंकि सदर ट्रंप तो मुज़ाकरात से पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार कभी नहीं होंगे, जबकि मुआहदा न होने की सूरत में भी अमरीकी सदर वाज़े तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का एक नहीं बल्कि कई बार इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता ईरान और अमरीका की बात नहीं बनती
तो फिर सवाल, बल्कि बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ महाज खोल देगा और दुनिया किसी बड़ी आलमी जंग का मैदान बन जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। एक और अहम मामले की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। सड़कें टूट गई हैं, बनाना नहीं है। सड़कों पर सिग्नल्स नहीं है, लगाना भी नहीं है। हर तरफ तजावुज़ात हैं, हटाना भी नहीं है। गटर पर ढक्कन नहीं है, लगाना नहीं। अहम तरीन शाहराहों पर कैमराज नहीं है, लगाना भी नहीं। नॉन टैक्स पेड गाड़ियां सड़कों पर दंदना रही हैं, रोकना नहीं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं, किसी को बताना नहीं। राहगीरों के लिए ओवरहेड ब्रिजेस नहीं है तो क्या हुआ? शहरियों को तकलीफ होगी तो क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात होंगे तो क्या हुआ? लोग जान से जाएंगे तो क्या हुआ? यहाँ ज़मीन टूट जाए या आसमान गिर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कराची है, लावारिस कराची है। चाहे रॉन्ग वे से आते हुए वाटर टैंकर हमला खातून का पेट चीर दे, मासूम बच्चे का जन्म सड़क पर हो और वो सिसक कर जान दे दे, चाहे 4 साला बच्चे को बल्दिया में टैंकर कुचल दे, चाहे ट्रेलर हसास इदारे के एहलकार को मार डाले, माड़ीपुर का 8 साला राहील हो या स्टील टाउन का फरहान, रिक्शा हो या मोटरसाइकिल सवार, रोज़ाना कराची की सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर शहरियों ने गुस्से में आकर किसी डंपर को जला दिया तो वो फिर नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, वो गिरफ्तार भी होंगे, बल्कि सिंध हुकूमत उन्हें शरपसंद भी कहेगी और डंपर एसोसिएशन सड़कें ब्लॉक करेगी, बल्कि मरने वालों को ही कसूरवार ठहराएगी। सिंध की तरफ से एक वाज़े पैगाम है, जो भी शख्स किसी किस्म के फसाद कराने की कोशिश में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 5-6 वाटर टैंकर जो है उनको जलाया गया, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले ने मुझे जो फिगर्स दी पंजाब के दूसरे पार्ट से एक्सीडेंट, उससे परसेंटेज हमारे एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा कम है। इसकी बात करें शर्जील साहब, आगे चल के जरा बताते हैं, क्या इसी एसोसिएशन ने मरने वाले किसी फर्द के घर जाकर ताज़ियत की है, माफी मांगी है, खुद अपने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? क्या सिंध हुकूमत ये बता सकती है कि उसने कितने मजलूमों को इंसाफ दिलवाया है, कितने ड्राइवर्स को सजाएं सिंध हुकूमत ने दिलवाई हैं? मरने वालों के मासूम बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या किया है हुकूमत ने? जवाब मालूम है सबको। सिर्फ 100 दिनों में ना नाज़रीन, हैवी ट्रैफिक ने कराची में 80 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। रेस्क्यू हुकाम का जो डाटा है उसके मुताबिक मुख्तलिफ हादसात हुए, इसमें 90 दिनों में 257 अफराद जाबाक हुए हैं, जिसमें 197 मर्द हैं, 26 ख़वातीन हैं, 26 बच्चे हैं, 8 बच्चियां हैं। इसके बावजूद डंपर्स एसोसिएशन बेशर्मी से कहते हैं कि उन्हें डंपर्स ने लोगों को कम मारा है, दीगर गाड़ियों ने ज़्यादा कुचल डाला है। कराची में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का ना होना है, कैमरास ना होना है, टूटी सड़कें होना है, ओवरहेड ब्रिजेस का ना होना है, तजावुज़ात का होना है, मोटरसाइकिलों की भरमार होना है, रिक्शों की बहुतायत बताई जाती है। लेकिन इन सब का जवाब दे कौन है? कराची में 70 लाख गाड़ियों के लिए सिर्फ 160 सिग्नल हैं, जिनमें सिर्फ 60 ही काबिल इस्तेमाल हैं, बाकी सब के सब नाकारा हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची में 500 से ज़ायद सिग्नल्स की ज़रूरत है। सेफ सिटी मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, कैमरास लगे नहीं हैं, जिम्मेदार कौन है भाई? कराची में तजावुज़ात की भरमार है, राहगीरों से फुटपाथ पर चलने का हक छीन लिया गया है, दुकानदारों को फुटपाथ पर सामान रखने की इजाज़त किसने दी है? कौन पधारे वालों से हफ्ता वसूल करके सड़कें बेचता है? शहर में पार्किंग ना होने के बराबर है, गाड़ियां सड़कों पर पार्क होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद सड़क किनारे कुर्सियां लगाकर बाकायदा होटल्स चलाए जाते हैं। कौन लेता है उनसे रिश्वत? कौन उनकी पुष्टपनाही करता है? अगर कराची में 42 लाख मोटरसाइकिल्स सड़कों पर हैं तो इसकी बड़ी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सन 2000 तक कराची की आबादी नाज़रीन 1 से 1.25 करोड़ तक थी और उस वक्त शहर में 20 से 25 हज़ार बसेज और मिनी बसेस चला करती थी। अब ये तादाद बढ़ गई है, 3 से 3.5 करोड़ की आबादी है और जब 15,000 बसेस की ज़रूरत है तो शहर में बसेस और मिनी बसेस की तादाद पता है आपको कितनी है? 2 से 3 हज़ार। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, ब्रिजेस और अंडरपासेस शहरी ज़रूरत के हिसाब से तामीर नहीं हो रहे हैं,
तो इसका जिम्मेदार कौन है? शहरियों को ब्लेम करना बड़ा आसान है। सिंध हुकूमत की ये गफलतों की लिस्ट जो है ना वो बड़ी तवील है। अब मेयर कराची गवर्नर की मदद से विफाक से 100 अरब का मुतालबा कर रहे हैं। क्या MQM और पीपल्स पार्टी बता सकती है कि 18 सालों में क्या दिया है आपने शहर को? क्या पेशावर के मसाइल के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? लाहौर में सड़कें बनाने के लिए भी विफाक से पैसे मांगे जाते हैं? कराची को क्या सिंध हुकूमत इसका ड्यू शेयर दे रही है? जब सिंध हुकूमत कराची को उसकी आबादी के तनासुब से वसाइल और तरक्याती फंड्स जारी करे, उसके बाद अगर किसी से सवाल करे तो फिर जचता भी है, बनता भी है, लेकिन उससे पहले कुछ करके तो दिखाएं।